अब तक आपने देखा कि तारा और सरपंच को मीरा एक गांव के खाली खेत में बेहोश मिलती है। वहां से सरपंच उसको उठाकर एक कमरे में ले जाकर बंद कर देता है और सरपंच तारा को बताता है कि आखिर 80 साल पहले क्या हुआ था जिस कारण उस हवेली को शापित हवेली कहा जाता है। सब कुछ सच बताने के बाद जब बड़े पुजारी रात को सरपंच के घर आते हैं तो वो बताते हैं कि इसके ऊपर बंधुआ का साया नहीं, उसके गुस्से से बंधी एक काले साए का असर है जिसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल है और जो भी हमें करना है वो आगे आने वाले 8 दिन से पहले करना होगा, क्योंकि अगले 8 दिन बाद चंद ग्रहण की रात है। अब आगे बड़े पुजारी तारा को देखकर कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस मामले में कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन एक शख्स है जो तुम्हारी इस मामले में सहायता कर सकता है। तारा एक उम्मीद भरी आवाज से पूछती है कौन है वो। तभी सरपंच ने अपनी भारी आवाज में कहा शायद वो हमारी मदद नहीं करेगा। सरपंच की बात बीच में ही तारा काटते हुए कहती है कि मैं हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ, आप मुझे बस बताइए कि वो कौन है जो मेरी मदद कर सकता है। पुजारी कुछ कह पाते उससे पहले ही मीरा के कमरे से एक बहुत तेज चीखने की आवाज आती है जिसे देखकर तारा बहुत डर जाती है। तभी पुजारी तुरंत अपने झोले से एक पवित्र तेल निकालते हैं और अपने साथ एक खड़े आदमी को देते हैं और कहते हैं कि उस रूम के चारों तरफ इस तेल को छिड़क दो। पुजारी की बात सुनकर वह व्यक्ति तुरंत तेल छिड़कने लग जाता है और पंडित जी अपने झोले में से एक लाल रंग की पोटली निकालकर उस दरवाजे के ऊपर एक आकृतियां बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आकृतियां बन रही थी वैसे वैसे रूम के अंदर से चिल्लाने चीखने की आवाजें कम होती जा रही थी। बड़े पंडित अपना काम खत्म कर तारा की तरफ बढ़ ही रहे थे कि सरपंच की पत्नी ने आकर कहा कि खाना लग चुका है, सभी आंगन में आकर खाना खा लीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर सरपंच ने तारा को खाना खाने के लिए कहा, लेकिन अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर तारा को खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसकी भूख मिट चुकी थी। वो सरपंच को मना करती उससे पहले ही बड़े पंडित ने उसके मन की बात पढ़ ली और उसे कहा खाना खा लो, तुम्हें उस साए से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी और मुझे अभी तुम्हें उस इंसान के बारे में भी बताना है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इतना कहकर सभी लोग खाना खाने जाते हैं और बड़े पुजारी बताते हैं कि यहाँ से लगभग 20-30 किलोमीटर आगे एक घना जंगल है जिसमें तांत्रिकों का बसेरा है। वहाँ पर एक ऐसा तांत्रिक रहता है जो आने वाला कल और बीता हुआ कल देख सकता है। सबसे पहले जब तुम्हारे दादा और परिवार के लोगों को मारना शुरू किया था इस साए ने, तो गांव वाले लोग उस तांत्रिक के पास मदद मांगने गए थे, लेकिन उस तांत्रिक ने एक ऐसी शर्त रखी थी जिसे गांव वाले लोग पूरा नहीं कर पाए और वो लोग वहाँ से वापस लौट आए। पुजारी की बात सुनकर तारा ने कहा कि अगर उस तांत्रिक ने हमारी मदद करने से मना कर दिया या फिर दोबारा वैसी ही कुछ शर्त रख दी तो क्या होगा। तो पुजारी ने एक भरी और गहरी आवाज में कहा कि भगवान बचाए तुम्हारी बहन को। और एक और चीज कहा उसने कि उस तांत्रिक से तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करना। और इतना कहकर वो अपने रूम में चला गया। और ये सारी बातें सुनकर तारा अपने रूम में चली जाती है और ये सोचने लगती है कि आखिर वो यहाँ क्यों आई। उसकी वजह से ही मीरा की ये हालत हुई है। और ये सोचते सोचते ना जाने कब तारा की आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता। सोने के बाद तारा सपने में देखती है कि वो अपने पापा के साथ उस हवेली के बाहर खड़ी है। उसके पापा उसे हवेली के अंदर आने का इशारा करते हैं और तारा हवेली के अंदर जाकर देखती है तो हवेली बहुत बड़ी है और अंदर से काफी साफ सुथरी और शानदार है। तारा अपने पापा के पीछा करते करते एक तालाब के पास पहुंच जाती है जहां पर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था। वहां जाकर तारा के पापा हंसते हुए अपने जेब से एक सोने का सिक्का निकालते हैं और वो तारा को पकड़ा ही रहे होते हैं कि तारा के हाथ से वो सिक्का पानी के अंदर गिर जाता है। और वो सिक्का जैसी पानी के अंदर गिरता है उसमें से एक काले रंग की परछाई निकलती है और वो तारा को पकड़ लेती है और तारा को पानी के अंदर धक्का दे देती है। इतना भयंकर सपना देखने के बाद तारा की नींद अचानक से टूट जाती है और वो उठ जाती है। तारा जैसी ही उठती है वो देखती है कि उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है और वो सुनती है कि उसके आसपास एक भुनभुनाने की आवाज आ रही होती है। जैसे ही तारा पीछे मुड़कर देखती है तो सरपंच की माँ उसके पीछे ही खड़ी होती है और वो कुछ बुड़बुड़ा रही होती है। वो बार बार रिपीट पर एक ही बात बोल रही होती है, लालच ना रोक पाए, ना देख पाए, ना झोंक पाए, जो होगा यही होगा और पूरा होगा। तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दादी क्या कह रही है,
तभी सरपंच के घर में काम करने वाली औरत आती है और दादी को पकड़ते हुए ले जाती है और कहती है, दादी ये आपका कमरा नहीं है, आप किसी और के कमरे में आ गई हो, चलो मैं आपको आपके कमरे में ले जाती हूँ। जब नौकरानी दादी को ले जा रही होती है तो वो तारा से पूछती है कि मैं आपके लिए कोई नाश्ता पानी लेकर आऊँ, तो तारा मना करते हुए धन्यवाद कहती है। तभी एक व्यक्ति आकर तारा को कहता है कि बड़े पुजारी और सरपंच आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से नीचे आ जाइए। तारा घड़ी में देखती है और घड़ी में रात के 2 बज रहे होते हैं। तारा तुरंत तैयार होती है और नीचे आ जाती है। तारा जैसे ही नीचे आती है तो वो देखती है कि मीरा के रूम के सामने पुजारी पूजा कर रहा है और सरपंच उसके बगल में बैठा हुआ है। तभी पुजारी कहता है, मैं इस काले साये को यहाँ से बाहर निकलने से रोकता हूँ और तुम दोनों जाकर तांत्रिक से मिलो। तारा ऐसा ही करती है। वे सरपंच और गांव के 2 लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं तो वो देखती है कि काफी ज्यादा अंधेरा है और काफी सुनसान पड़ा हुआ है जंगल। केवल पेड़ पौधे और जंगली जानवरों की आवाज आ रही होती है और गाड़ी कुछ दूर जाकर रुकती है और तारा गाड़ी से नीचे उतरती है। तभी पीछे से एक तांत्रिक की भारी आवाज आती है कि तुम लोग आ गए। तभी तारा हैरान हो जाती है कि इसे कैसे पता ये सब। तो तांत्रिक कहता है, मुझे सब पता है कौन आने वाला है और कौन नहीं। तांत्रिक की बात सुनकर तारा कहती है, जब आपको सब कुछ पता है तो आपको ये भी पता होगा कि मैं आपके पास यहाँ पर बंधुआ का श्राप तोड़ने के लिए आई हूँ, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। तारा की बात सुनकर तांत्रिक एक पहेली बुझाते हुए बोला, सृष्टि का न्याय है, एक हाथ दे एक हाथ ले। तारा को कुछ समझ में नहीं आया, तुझे अपने जीवन का एक लक्ष्य देना पड़ेगा। तभी तांत्रिक ने एक चीज आग में डाली और फटाफट आग से निकाल ली। तुझे मौका मिला है अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बक्से के अंदर राख है जो तू सिर्फ 4 बार यूज कर सकती है। तुझे हवेली के अंदर जाकर किसी भी वस्त्र के ऊपर ये राख फेंकेगी, अगर वो श्रापित हुआ तो उसका रंग बदल जाएगा और वो लाल हो जाएगा, लेकिन अगर वो श्रापित नहीं हुआ तो उसका कोई रंग नहीं बदलेगा। तेरे पास केवल 4 मौके होंगे। अगर तूने वो श्रापित वस्तु पकड़ लिया तो तू अपनी बहन को लेकर यहाँ से चली जाना हमेशा के लिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरी आत्मा मेरे पास हमेशा के लिए कैद हो जाएगी और तेरी बहन की आत्मा बंधुआ के पास। तारा के पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था, उसने फटाफट वो बक्सा लिया और गाड़ी में आकर बैठ गई। जैसे वो गाड़ी में आकर बैठी, सरपंच ने एक दबी हुई आवाज में पूछा, जो तुमने किया उसका अंजाम जानती हो? गलती से भी अगर तुम्हारे से कोई गलती हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तारा कोई जवाब नहीं देती है और थोड़ी देर बाद गाड़ी हवेली के सामने आके रुकती है। सरपंच और उसके 7 लोग हवेली को सामने से देख रहे होते हैं। तारा गाड़ी से उतरती है और सरपंच की तरफ जाकर उसके हाथों में एक चेक और एक कागज थमाती है और ये कहती है कि सरपंच जी, ये चेक इस हवेली के हैं और जो कागज में एड्रेस है वो इस हॉस्पिटल का है जहाँ पर मेरी माँ एडमिट है। अगर मैं हवेली से वापस ना आ पाऊँ तो आप वहाँ जाकर मेरी माँ के इलाज के पैसे भर दीजिएगा। और इतना कहकर तारा हवेली के अंदर चली जाती है। अब सरपंच और जो लोग उसके साथ खड़े थे वो सभी सरपंच के घर आ जाते हैं और वो तारा की राह देखने लगते हैं। काफी समय गुजर जाने के बाद अब बड़े पुजारी को भी डर लगने लग गया था कि क्या हुआ होगा वहाँ पर, क्यों इतनी देर लग रही है तारा को। तभी एक आदमी घबराए दौड़ते हुए सरपंच के घर पर आता है और कहता है, सरपंच जी, हवेली के अंदर से एक काला साया तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं। कौन है वो काला साया? क्या तारा को वो श्रापित चीज मिली होगी? अगर इन सारे सवालों के जवाब आप जानना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहे इंदौरपुर हवेली की इस सीरीज में। और अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आप सजेस्ट करें कि हम और कौन सी कहानी पर वीडियोस बना सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।